हे दिस इज केतन अग्रवाल। तो आप लोगों में से कई सारे लोग मनाली पेट्रोकेमिकल्स के शेयर के अंदर काफ़ी बुरे तरह से फंसे हुए होंगे। आप लोग हो सकता है कि मनाली पेट्रोकेमिकल का शेयर को 120, 130, 140 रुपीज़ में परचेज किया होगा एंड अब ये शेयर गिर के 82, 83 लेवल पे आ चुका होगा एंड आप सब काफ़ी कंफ्यूज होंगे कि आप आगे क्या करना चाहिए आपको। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपनी के साथ क्या चल रहा है, क्या कारण से कंपनी के शेयर के अंदर इतना बुरा फॉल आया है एंड अब आगे क्या हो सकता है। एंड इस कंपनी का अगर आप नंबर्स देखोगे तो वो नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। कंपनी का रेवेन्यू पिछले 5 साल से 20% से ग्रो होता हुआ गया है। कंपनी का प्रॉफिट पिछले 5 साल से ऑलमोस्ट 62% से ग्रो करता हुआ गया है। कंपनी का रिजर्व काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के शेयर में बहुत अच्छा ग्रोथ आया था। फिर ये अचानक से डाउनफॉल क्यों आया, क्या हुआ ऐसा इस कंपनी के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स में करेंगे कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस एंड कंपनी का नंबर्स में देखेंगे ऐसा क्या चल रहा है, कंपनी का नंबर्स में अंदर क्या गड़बड़ी चलने लग रहा है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो एंड आपको लर्न करने का मौका मिलेगा कि कैसे आपको एनालाइज करना है किसी भी स्टॉक को। मेरा नाम है केतन अग्रवाल, आपका इन्वेस्टमेंट कोच। लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ एंड आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ ये किसी भी प्रकार का बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपनी एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी प्रकार का बाय या सेल डिसीजन लेने से पहले। मैं आज इस वीडियो में इस कंपनी का एनालिसिस करने वाला हूं ताकि आप लर्न कर सको कि आपको कैसे एनालाइज करना है किसी भी स्टॉक को परचेज या सेल डिसीजन लेने से पहले। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ एंड आगे बढ़ने से पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना एंड कृपा करके बेल आइकन को दबा देना। मैं इस चैनल पे इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो डालते रहता हूँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ताकि आप अच्छे पैसे कमा सकें स्टॉक मार्केट से। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो आज की इस वीडियो में हम 4 मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहला तो कंपनी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, कंपनी का नंबर्स को देखेंगे, तीसरा कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे एंड चौथा मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा एंड मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्या सही रहेगा। तो सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं कंपनी का इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली जैसे कि आप कंपनी का नाम देख सकते हैं, मनाली पेट्रोकेमिकल, यानी कि कंपनी पेट्रोकेमिकल के बिजनेस में है एंड कंपनी का यहाँ पे 2 मेन प्रोडक्ट है। सबसे पहला प्रोपिलीन ग्लाइकोल एंड दूसरा पॉलीथर पॉल्यूल्स। तो ये प्रोडक्ट होता क्या है, इसका यूसेज कहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोपिलीन ग्लाइकोल है उसका यूसेज होता है फार्मा में, फ्रेगनेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, फूड इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है एंड कॉस्मेटिक्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मॉइस्चर बना के रखने में हेल्प करता है। ये पर्टिकुलर जो रॉ मटेरियल होता है कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है ताकि वो मॉइस्चर बना के रखे प्रोडक्ट के अंदर। मेडिसिन में यूज़ होता है ताकि मेडिसिन के अंदर वो मॉइस्चर क्रिएट करके रखे रहे। तो यहाँ पे इस वजह से प्रोपिलीन ग्लाइकोल को यूज़ किया जाता है। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एज ए कॉमोडिटी भी सेल किया जाता है, यानी कंपनी बल्क में बना के इसको सेल करती है। दूसरा इंडस्ट्री के हिसाब से है तो कंपनी के हिसाब से कंपनी स्पेशलिटी केमिकल भी सेल करती है, यानी कंपनी कस्टमाइज करके अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सेल करती है। तो ये कंपनी का एक अच्छा एडवांटेज बन जाता है। एंड जो पॉलीथर पॉल्यूल्स है उसका इस्तेमाल होता है कोटिंग इंडस्ट्री में, एडिसिव्स में होता है, सीलेंट्स में यूज़ होता है एंड उसका इस्तेमाल इलास्टोमर्स में किया जाता है। तो बेसिकली इस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल रिजिड फोम या तो फिर सॉफ्ट फोम या तो फिर मोल्डिंग फोम में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे जो अलग अलग वैरायटी के फोम्स है तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो इसका इस्तेमाल होता है बिल्डिंग के थर्मल इंसुलेशन में इस्तेमाल होता है, ऑटोमोबाइल में इसको इस्तेमाल किया जाता है, रेफ्रिजरेटर्स में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। हाउस होल्ड फर्नीचर्स या तो फिर शूज़ हो गया, कारपेट्स हो गया, पैकेजिंग हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, इस सारे जगह पे इस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है। तो आप देख सकते हैं जो ये रॉ मटेरियल है इसका एप्लीकेशन बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री में है, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स में है एंड ये सारे के सारे प्रोडक्ट का जो डिमांड है इंडिया में वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ जा रहा है। यानी कि आने वाले टाइम में ऑब्वियसली कंपनी का जो रॉ मटेरियल का डिमांड है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है एंड यहाँ पे इसका कोई रिप्लेसमेंट तो नहीं होता इस टाइप के रॉ मटेरियल का। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कंपनी का प्रोडक्ट लाइन में कोई इस वक्त दिक्कत है बिल्कुल भी।
एंड जैसा कि आपको खास करके पता है कि ऑटोमोबाइल का आजकल जो डिमांड है वो लाइट वेट व्हीकल का ज़्यादा डिमांड हो रहा है, खास करके ईवी के सेगमेंट में। एंड उस वजह से इस टाइप का जो फोम का रिक्वायरमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड फोम का रिक्वायरमेंट एज ए फिलर भी होता है, सीट्स के अंदर भी यूज़ होता है, तो हर एक जगह फोम का इस्तेमाल होता है। एंड कंपनी का यहाँ पे अच्छा डिमांड क्रिएट होता हुआ जा रहा है, आने वाले टाइम में और भी डिमांड बढ़ेगा। तो ये था बेसिक कंपनी का प्रोडक्ट लाइन के बारे में। मैं ज़्यादा डिटेल्स में कवर नहीं कर रहा हूँ, इंडस्ट्री एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। एनीवेज आप अपना कॉमन सेंस को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम पता लगा सकते हैं कि किस तरह से इस इंडस्ट्री के सारे इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, किस तरह से सारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है एंड आने वाले टाइम कितना अच्छा डिमांड रहेगा इंडिया में बिकॉज ऑफ हायर पर कैपिटल इनकम एज वेल एज ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो ये था कंपनी का इंट्रोडक्शन, कंपनी का प्रोडक्ट लाइन के बारे में। एंड अब हम यहाँ पे कंपनी का नंबर्स को डिटेल्स में कवर कर लेते हैं, देखते हैं कि नंबर्स के अंदर क्या चल रहा है एंड नंबर्स से हमें कंपनी के बारे में क्या पता चलता है, आने वाले फ्यूचर के बारे में क्या पता चलता है। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, काफ़ी ध्यान से सुनना, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सब आपके दिमाग के ऊपर से पार हो जाएगा एंड फिर आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं करोगे। तो आगे बढ़ते हैं कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप कंपनी का रेवेन्यू देख सकते हो, मार्च 2018 में 645 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के हो गया 1444 करोड़ ईयर 2022 में। एंड यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो मार्च 2018 से 22 के बीच में हर साल 22% से ग्रो करता हुआ गया है। यानी कि कंपनी का जो रेवेन्यू है ईयर आफ्टर ईयर पिछले 5 साल में 22% से ग्रो किया है, ऐसा मान सकते हैं, जो कि एक अच्छा नंबर है। तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, कंपनी का रेवेन्यू में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड बात करोगे कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे 55 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था ईयर 2018 में, जो कि बढ़ के हो गया 377 करोड़ मार्च 2022 में। तो यहाँ पे जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट में। एंड यहाँ पे एवरेज ग्रोथ जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट में वो है 62% का, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर होता है, 62% का एवरेज नेट प्रॉफिट ग्रोथ। तो हर साल यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बोल सकते हैं कि 62% से बढ़ते हुए गया है पिछले 5 साल में, जो कि बहुत ही अच्छा इंप्रेसिव नंबर है। एंड अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में। तो हमें क्वार्टर रिजल्ट्स के अंदर ही पता चलेगा कि कंपनी का अंदर क्या गड़बड़ी चल रहा है, कंपनी का क्या यहाँ पे दिक्कत है। तो अगर आप क्वार्टर रिजल्ट को क्लोजली एनालाइज करोगे तो यहाँ पे अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखोगे, क्वार्टर रेवेन्यू, तो सितंबर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था 404 करोड़, जो कि घट के हो गया सितंबर 2022 में 261 करोड़। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू में फॉल आया है, ठीक है। एंड दूसरा और एक सबसे बड़ा बात, जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था, क्वार्टर नेट प्रॉफिट, वहाँ पे भी बहुत बड़ा फॉल हमें देखने को मिला। तो सितंबर 2021 में कंपनी का जो प्रॉफिट था 120 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि सिर्फ घट के रह गया 12 करोड़ का सितंबर 2022 में। तो यहाँ पे आप देखिए सितंबर 2021 से सितंबर 2022 में 120 करोड़ से घट के हो गया 12 करोड़। बहुत ही बड़ा फॉल आया कंपनी का नेट प्रॉफिट में। तो इसका कारण क्या था उसको हम आगे देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्यों कंपनी के अंदर फॉल आया एंड आगे अब क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी फॉल हो गया, तो कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन था वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सितंबर 2021 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो 29% था, जो कि घट के हो गया 4.59% अगेन सितंबर 2022 में। यानी कि अच्छा खासा यहाँ पे फॉल आया कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन में। तो इस तरह का कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में अचानक से क्यों फॉल आने लगा, तो उसको आगे हम देखने वाले हैं थोड़े से टाइम में, तो वीडियो के साथ जरूर बने रहें। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है कि कंपनी जो रॉ मटेरियल यूज़ करती है, यानी कि इस टाइप की इंडस्ट्री के लिए क्रूड ऑयल एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल होता है। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि पिछले 1 साल के अंदर अंदर क्रूड ऑयल का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है ग्लोबल मार्केट में। एंड वेजिटेबल ऑयल भी एक टाइप का रॉ मटेरियल होता है इनके लिए, एंड वेजिटेबल ऑयल का भी प्राइस काफ़ी बढ़ा है पूरे ग्लोबल मार्केट में पिछले 1 साल या 1.5 साल के अंदर बोल सकते हैं। उस वजह से इस कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर था, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग था, वो बढ़ गया। उसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया एंड उसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया। एंड दूसरा कंपनी का जो पावर बिल था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि कोल का प्राइस काफ़ी बढ़ गया, तो उस वजह से कंपनी का जो पावर कंजम्पशन का जो बिल आने लगा वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया। उसकी वजह से कंपनी का अगेन प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है एंड उस वजह से कंपनी के शेयर में हमें 45% का फॉल देखने को मिला बहुत ही छोटे से समय में। तो अब आगे क्या ट्रेंड चल रहा है आगे हम उसको डिस्कस करेंगे वीडियो में।
एंड यहाँ पे अगर आप कंपनी का रिजर्व देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 300 करोड़ था मार्च 2018 में, जो कि बढ़ के हो गया 900 करोड़ मार्च 2022 में। यानी कि कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा साउंड है, कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग रिजर्व है। एंड यहाँ पे एक और पॉजिटिव चीज़ अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो बोरोइंग्स था वो 17 करोड़ का था मार्च 2018 में, जो कि घट के हो गया 12 करोड़ मार्च 2022 में। तो कंपनी को एनीवेज ज़्यादा बोरोइंग्स नहीं था, जो भी था थोड़ा बहुत वो भी कम होता हुआ जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव साइन एक टाइप का ही है। एंड जो कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस था वो देखिए कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस मार्च 2018 में 69 करोड़ का था, जो कि बढ़ के हो गया 385 करोड़ मार्च 2022 में। तो कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कंपनी का नंबर्स में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ एक जो प्रॉब्लम वाला पार्ट है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी कि शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म में सब कुछ अच्छा है कंपनी का, बट शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ जरूर प्रॉब्लम चल रहा है। तो क्या प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी का रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया था, कंपनी का पावर कंजम्पशन का बिल बढ़ गया, उसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में इफेक्ट देखने को मिला है। तो जब हम ग्राफ देखेंगे अभी डिटेल्स में, तब आपको समझ में आ जाए किस तरह से बढ़ता हुआ रॉ मटेरियल का प्राइस इस कंपनी को बुरे तरह से अफेक्ट किया है। एंड अब आगे क्या ट्रेंड बन रहा है, आगे क्या हो सकता है, वो भी हम जानेंगे। तो अब हम यहाँ पे कंपनी का रेशियोज को कवर कर लेते हैं फटाफट। तो कंपनी का रेशियोज से हमें ये पता चलता है कि कंपनी किस तरह का प्रॉफिट मार्जिन बचा पा रही है, कंपनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड तो नहीं है, प्रमोटर का कैसा होल्डिंग है, कई सारी इन्फॉर्मेशन हमें रेशियोज के अंदर मिलता है। तो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप देखोगे तो वो 63% का, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 63%, बहुत सारे कंपनीज इस नंबर को कभी अचीव नहीं कर पाते हैं। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये बताता है हमें कि हम जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किए हुए अपने बिजनेस से वो हमें कितना रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। तो कंपनी का जो इन्वेस्टेड कैपिटल है बिजनेस में, चाहे वो डेट के फॉर्म में हो चाहे वो इक्विटी के फॉर्म में हो, वो हमें 63% का एनुअल रिटर्न जनरेट करके दे पा रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। एंड ROE की बात करोगे यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि अब जो इक्विटी कैपिटल या तो रिजर्व जो इन्वेस्टमेंट किए हुए अपने बिजनेस में वो किस प्रकार का आपको रिटर्न दे रहा है, तो वो 47% का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, जो कि अगेन खुद में बहुत बड़ा नंबर है। एंड यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो देखोगे तो वो 6.2 का है, यानी कि ₹1 कमाने के लिए आप सिर्फ ₹6 पे कर रहे हो कंपनी को। इन कंपनी का जो मीडियन पीई है वो है 7.3 एंड इंडस्ट्री एवरेज है 8.68। तो यहाँ पे क्लियरली हमें ये पता चल जाता है कंपनी का पीई रेशियो देख के कि कंपनी इस वक्त अपने मीडियन के बिलो ट्रेड हो रही है, इंडस्ट्री की भी बिलो ट्रेड हो रही है, यानी कि कंपनी बिल्कुल भी ओवर वैल्यूड तो नहीं है, बहुत ही अच्छा एक प्राइस लेवल पे कंपनी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन में अवेलेबल है, ऐसा बिल्कुल हम बोल सकते हैं कंपनी का पीई रेशियो को देख के। एंड यहाँ पे कंपनी का जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो 57.6 का है, यानी कि कंपनी के पास जो एसेट्स है उससे जो आउटसाइड का लाइबिलिटीज को माइनस कर दोगे तो आपको नेट एसेट बचता है कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे जो कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर है वो 57 रुपीज़ का है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 1.46 टाइम्स है, यानी कि अगेन यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल जाता है कि कंपनी बिल्कुल भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है अपने एरिया में, अपने बिजनेस में। तो ये मुझे एक अच्छा एंट्री पॉइंट लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, एक अच्छा मौका है, एक अच्छा समय है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इस वक्त इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना। बट ध्यान रखें, आपको अपनी एनालिसिस खुद करनी बहुत ही ज़रूरी है किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले। मेरी बात सुनकर कोई भी इन्वेस्टमेंट कभी भी ना करें। लेकिन यहाँ पे कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो 44.91% का, तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट यहाँ पे FIs ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, करीब 2% का उनका भी होल्डिंग है। तो करीब 42-43% का होल्डिंग पब्लिक के पास है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट इक्वल होल्डिंग है पब्लिक एंड कंपनी का। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ग्रे एरिया है क्योंकि ज़्यादा होल्डिंग नहीं है प्रमोटर होल्डिंग, बट ठीक है चलेगा, उतना कोई बुरा भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक बोल सकते हैं इसको। एंड यहाँ पे जो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो 36 टाइम्स है, यानी कि कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा साउंड है, यानी कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म डेट को कभी भी डिफॉल्ट करने वाली नहीं है। कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अपने डेट को ईजिली रीपे कर पाएगी। तो यहाँ पे कंपनी फाइनेंशियली साउंड है, कंपनी का प्रोडक्ट में अच्छा डिमांड है, आगे और भी डिमांड बढ़ने वाला है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई बड़ा प्रॉब्लम है। एट द सेम टाइम कंपनी का वैल्यूएशन भी अच्छा है, बट यहाँ पे जो ऑलरेडी इस कंपनी का शेयर परचेज कर चुके हैं हायर रेट में, मैं समझ सकता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रहा होगा, बट आपको बिल्कुल भी इस वक्त घबराने की ज़रूरत नहीं है। और क्यों घबराना नहीं है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो ये था कंपनी का नंबर्स के बारे में। एंड अब हम कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी का क्यों रॉ मटेरियल का प्राइस महंगा हो गया एंड क्या सीन है आगे का। तो बने रहिए वीडियो के साथ, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, देखते रहिए।
तो यहाँ पे अब हम कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस कवर कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग था, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल था, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था एंड उस वजह से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में इफेक्ट हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे मैं आपको उसका प्रूफ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप इस नंबर्स को थोड़ा सा देखोगे जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिसंबर 2020 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये OPM यहाँ पे लिखा हुआ परसेंटेज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 39% का था। मार्च 2021 में 38%, जून में 39%, अगेन सितंबर 2021 में 40%, दिसंबर 2021 में 38%, अगेन देन 28%। यहाँ पे अब गिरावट आने लगा था मार्च 2022 से, वो फिर घट के हो गया 17% जून 2022 में एंड सितंबर 2020 में वो घट के हो गया 7%। तो यहाँ पे मेन जो रीज़न है कंपनी का शेयर में फॉल आ रहा है वो यही है कि यहाँ पे जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 40% से घट के हो गया 7% ओनली। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7%। तो कहाँ 39, 38, 39, 40 एंड कहाँ 7%। तो यही कारण है कि कंपनी का जो शेयर के अंदर हमें इतना बुरा फॉल देखने को मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसका दूसरा प्रूफ मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको मैं ग्राफ दिखाता हूँ, थोड़ा आराम से देखना, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे अभी आप देखो, जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रहा था इस दौरान, जब जून के टाइम में, जून 2021, सितंबर 2021 में, उस समय अगर आप क्रूड ऑयल का प्राइस को देखोगे ग्राफ में, तो ये मंथली ग्राफ है, यानी कि एक कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे नीचे में डेट को ध्यान से देखना, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये है जुलाई, तो यहाँ पे आप देखते हैं अगस्त। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो है फिगर ध्यान से देखना, ये पर्टिकुलर रेड कैंडल, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ आपको। ये पर्टिकुलर जो रेड कैंडल है, यहाँ पे आप देखो, ये है अगस्त 2021 का। उस समय क्रूड ऑयल का प्राइस था $72 पर बैरल एंड ये था सितंबर 2021 में, ये पर्टिकुलर कैंडल ग्रीन वाला, वहाँ पे प्राइस था $72 पर बैरल। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल काफ़ी सस्ता अवेलेबल था, उस वजह से कंपनी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बचा रही थी। उससे पहले भी आप देखो, अगर आप पास्ट में जाओगे तो यहाँ पे देखो, इसके इस रेंज में आप देखो क्रूड ऑयल हमेशा 75 के अंदर था इस पर्टिकुलर एरिया में, जब यहाँ पे था 2014 से। तो यहाँ पे आप देख सकते ईयर 2014 से क्रूड ऑयल हमेशा 75 के अंदर रहा था, तो कंपनी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा रही थी। एंड अब क्या हुआ, उसके बाद अचानक से क्रूड ऑयल का प्राइस महंगा होने लगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस महंगा हुआ, यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंडल को देखिए, जुलाई के बाद से ये क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने लगा। जैसे जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा, वैसे वैसे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम होता गया। तो यहाँ पे देखिए क्रूड ऑयल का प्राइस कैसे बढ़ा है। यहाँ पे आप देखिए, ये है मई 2022 में, ये पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल, यहाँ पे आप देखिए, ये है मई, ये है जून, ये है जुलाई। तो यहाँ पे आप देखिए ऑलमोस्ट 122, 123, यहाँ पे हाई बना था, $130 चला गया। तो कहाँ पे 75, 72 का लेवल एंड कहाँ पे 120, 130 का लेवल, एंड उस वजह से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन घटता हुआ चला गया। तो उम्मीद करता हूँ ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। अगेन आप देखिए, मार्च 2013 एंड 14 में कंपनी का काफ़ी कम था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी की तरह। तो यहाँ पे भी उस समय आप देखिए, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस आप नोटिस करोगे उस दौरान, तो यहाँ पे आप देखिए मार्च 2013-14 में प्राइस आप देखो क्रूड ऑयल का अगेन 75 के ऊपर था, करीब 80-90 में ट्रेड हो रहा था। यहाँ पे आप देखिए, है ना, इस पर्टिकुलर लेवल को आप नोटिस करो। अगेन मार्केट प्राइस क्रूड ऑयल का $75 के ऊपर था, उस वजह से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन उस समय भी इफेक्ट हुआ था एंड अभी फिर से इफेक्ट हुआ है। तो ये जो है ये टेम्परेरी फैक्टर होता है, ऐसा नहीं कि क्रूड ऑयल का प्राइस हमेशा इसी लेवल पर रहेगा, धीरे धीरे प्राइस कूल डाउन होगा एंड एक्चुअली में होने लगा है। तो यहाँ पे आप देखिए क्रूड ऑयल का प्राइस वापस अब गिरने लगा है। तो अब जैसे जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस गिरने लगा है, हो सकता है कि वापस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता हुआ जाएगा। तो अब हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें यही चीज़ को ट्रैक करना है कि क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो रहा है कि नहीं, एंड अगर क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कैसा बढ़ता हुआ जा रहा है वापस से। अगर प्राइस कम होता है क्रूड ऑयल का एंड कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वापस बढ़ता है, तो शेयर के अंदर अच्छा खासा राइज हमें देखने को मिलेगा। एंड हो सकता है कि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस गिर जाए क्वार्टर रिजल्ट से पहले, तब पहले ही हो सकता है कि कंपनी के शेयर में राइज आ जाए। तो हमें यहाँ पे इसी चीज़ को ट्रैक करना है। एंड यहाँ पे अगर आप टेक्निकली देखोगे आप कंपनी का शेयर को, तो यहाँ पे मैंने जो रेड लाइन ड्रॉ किया हुआ है ये अराउंड 76 लेवल पे है। तो मुझे लगता है कि जितना भी बुरा खबर आया, माने जितना भी बुरा होना हो चुका ऑलरेडी कंपनी के साथ, तो मुझे लगता है कि अगर कंपनी और भी नीचे गिरता है तो 75-76 रुपीज़ पर शेयर से नीचे नहीं जाना चाहिए इस कंपनी को।
तो अभी प्राइस अराउंड 82 है एंड अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो 75 76 मुझे लगता है कि बॉटम लेवल होगा, जहाँ तक पहुँचना मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल है, बट इनकेस अगर गिरता है किसी भी कारण तो मुझे नहीं लगता कि उसके नीचे जाएगा ये पर्टिकुलर शेयर। एंड ऑन द अपसाइड अगर ये शेयर 90 को पार कर देता है, 90 के ऊपर चले जाता है, अगर ये 90 के ऊपर चले जाता तो यानी कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबर है इंडस्ट्री के अंदर, तभी ये कंपनी 90 के ऊपर जा रहा है, अदरवाइज नहीं जाएगा इस वक्त। तो देखते हैं यहाँ पे कंपनी 90 लेवल को कब ब्रेक करता है। अगर मुझे लगता है कि ये 90 को तभी ब्रेक करेगा जब क्रूड ऑयल का प्राइस थोड़ा सा और स्टेबल हो जाए या तो फिर 75 के नीचे आ जाए। तो हमें शॉर्ट टर्म में भी यही ट्रैक करना है, क्रूड ऑयल का प्राइस को ट्रैक करना है, एट द सेम टाइम कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को ट्रैक करना है। तो उम्मीद करता हूँ इस टेक्निकल एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बढ़ता हुआ क्रूड ऑयल का प्राइस इस कंपनी को अफेक्ट किया है, कैसे इस कंपनी का शेयर प्राइस को, कैसे इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन को अफेक्ट किया है, एंड कंपनी का बेस प्राइस क्या हो सकता है। 75 कंपनी का बेस प्राइस होता है एंड हाई साइड में 90 अगर ब्रेक कर देता तो काफ़ी हम पॉजिटिव मानेंगे। तो ये था कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पे आपको मैं एक छोटी सी सजेशन देना चाहूँगा, जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको ये चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए सबसे बड़ा रॉ मटेरियल क्या है, सबसे ज़्यादा कंपनी कौन सा रॉ मटेरियल को हेवीली यूज़ करने वाली है, एंड उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल का प्राइस आपको हमेशा ट्रैक करना होगा, तभी आप स्टॉक मार्केट से अच्छा कमा पाएंगे, तभी आपको घबराहट नहीं होगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए हो एंड उसके बाद उसके अंदर फॉल आता है एंड आपको कारण पता है एग्जैक्टली कि कंपनी के अंदर क्यों फॉल आ रहा है एंड कैसे वो फॉल वापस से रिवर्स हो सकता है, जब भी इस पर्टिकुलर एरिया में जो भी आपका कंसर्न है वो वापस से रिवर्स हो जाए, तो अगर ये सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो कभी भी आपको घबराहट नहीं होगा, कभी भी आप स्टॉक मार्केट से डरोगे नहीं। तो यहाँ पे जैसे अभी आपको पता चल गया कि क्रूड ऑयल अगर वापस सस्ता हो गया तो वापस आपका कंपनी ग्रो करेगा, तो आपको यहाँ पे घबराहट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कभी ना कभी क्रूड ऑयल का प्राइस वापस तो कम हो जाएगा, या तो फिर कंपनी अपना प्राइसिंग को वापस से चेंज करेगी, वापस अपना प्राइसिंग को रिवाइज करेगी ताकि कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन कर सके। तो शॉर्ट टर्म में कंपनी नॉर्मली अपना प्राइसेस को रिवाइज नहीं करती है जनरली, बट अगर लॉन्ग टर्म में अगर क्रूड ऑयल का प्राइस कम होता ही नहीं तो कंपनी फोर्स हो जाएगी कि अपना प्राइस को वापस से रिवाइज करे, वापस महंगा करे, ताकि अपना कंपनी प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर सके। एंड अगर वो कंपनी अपना प्राइसेस को रिवाइज करती है लॉन्ग टर्म में तो अगेन वहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन रिस्टोर हो जाएगा एंड वापस से कंपनी का शेयर बढ़ने लगेगा। तो ये सब जो इफेक्ट आता है ये शॉर्ट टर्म में आता है किसी भी शेयर के अंदर, एंड बहुत सारे इंडस्ट्री में होता है, ऐसा नहीं कि इस कंपनी के अंदर हो रहा है। तो इस वक्त ऐसा सेम प्रॉब्लम गारमेंट इंडस्ट्री यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी आने लग रहा है, ऐसा बिल्कुल सेम टू सेम प्रॉब्लम। तो ये सीजनल फैक्टर है, ऐसा होता है, या तो सीजनल फैक्टर बोल लो या तो फिर ग्लोबल टेंशन बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये तो इस वक्त जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो ग्लोबल टेंशन की वजह से है, बट कभी कभी सीजनल फैक्टर होता है, यानी कि शुगर केन की इंडस्ट्री में सीजनल फैक्टर हो सकता है, टेक्सटाइल में कभी कभी सीजनल फैक्टर भी हो सकता है। तो अलग अलग इंडस्ट्री को अलग अलग चीज़ अफेक्ट करता है, तो आपको थोड़ा इन एंड आउट पूरा कंपनी का पूरा इंडस्ट्री का पता होना चाहिए जब भी आप अपना 1 रुपया भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो। तो इसी के साथ मैं कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस को ख़त्म करता हूं एंड फटाफट मैं अब अपनी पर्सनल ओपिनियन, अपनी पर्सनल सजेशन आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो यहाँ पर सबसे पहला सजेशन है उनके लिए जो ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर चुके हो। तो अगर आप इस कंपनी में अराउंड 130 या तो 140 लेवल पे एंटर किए तो 130 या 140 लेवल पे ध्यान रखें, वो 130 अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए हो तो आपको अगर 80 रुपये के आसपास एंट्री पॉइंट मिले तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हो 80 के आसपास, ठीक है। अगर 80 के नीचे जाए तब आप एवरेजिंग करें, 80 के आसपास करें, या उसके ऊपर अगर शेयर है तब एवरेजिंग ना करें, इसको शांति से होल्ड करें। एंड अगर आप इस कंपनी को 130 के बिलो परचेस किए हो, अराउंड 120 में किए हो, 110 में किए हो, तो 100 में बाय किए हो, तो आप बिल्कुल भी एवरेजिंग के बारे में इस वक्त नहीं सोचें, बिल्कुल खाली शांति से होल्ड करके रखें, शांति से कंपनी को होल्ड करें, शांति से 6 महीना 1 साल रखें, हो सकता है कि वापस से आपका प्राइस आपको मिल जाएगा। तो आपको शांति से होल्ड करना है। एंड अगर आप फ्रेश बाय के बारे में सोच रहे हो तो मुझे एट करेंट मार्केट प्राइस अच्छा बाय लगता है। हो सकता है कि 75 का लेवल आए, बट मुझे नहीं लगता है कि आपको वो 75 का लो को कैच करने के लिए टारगेट करना चाहिए। ध्यान रखिए जब भी आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो किसी भी कंपनी में 8-10 साल के लिए, तो शॉर्ट टर्म में इस टाइप का चीज़ आता है, हर एक कंपनी के अंदर, हर एक इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो आपको घबराना नहीं है, बट आपको रीज़न फाइंड आउट करना है कि क्यों उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर राइज या तो फॉल आ रहा है। तो हमेशा रिसर्च करें, स्ट्रॉन्ग रिसर्च करें, एनालाइज करें, न्यूज़ पढ़ें, तभी आप हमेशा अप टू डेट रह पाओगे।
तो उम्मीद करता हूँ आज का इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए हुए होंगे तो आपका घबराहट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया होगा, अब आपको इस कंपनी से डर नहीं लगेगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड कृपया करके बेल आइकन को दबा देना। दोबारा मिलूंगा एक नई कंपनी के साथ एंड ढेर सारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय, टेक केयर, एंजॉय, फिर मिलेंगे।